हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी पिंकी अग्रवाल। नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। अब लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं मार्च फिनंशियल ईयर के लिए, तो उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को वो भूल जाते हैं, जबकि हम इस पीपीटी के थ्रू जानते हैं कि कैसे इनकम टैक्स लो मैरिड कपल्स के लिए काम करता है, कैसे इनकम स्पाउस की क्लबिंग ऑफ इनकम में आती है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम क्लबिंग ऑफ इनकम में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम है क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए लॉ क्या कहता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले क्लबिंग ऑफ इनकम में जनरल कंसेप्ट क्या है लोगों का कि जो भी इनकम मैंने अर्न की है उसी पर टैक्स देना होगा। इसमें क्लबिंग जबकि ऐसा नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम में सेक्शन 60 से 64 तक के सेक्शंस आते हैं, जिसमें दूसरे की इनकम को इंक्लूड भी किया जाता है डीम्ड इनकम के थ्रू, जो कि क्लबिंग ऑफ इनकम है। आइए कैसे क्लबिंग ऑफ इनकम होती है। सबसे पहले होता है क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट को ट्रांसफर किए बिना उससे रिलेटेड इनकम को ट्रांसफर कर देना। अब मैं समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मान लिया एक हस्बैंड के नाम पर एक घर है, वो क्या करता है, वो घर हमने रेंट पर उठाया हुआ है। अब उससे आने वाली रेंटल इनकम को वो टैक्स ना देने के लिए प्लानिंग करते हैं कि मैं अपने टेनेंट को बोल देते हैं मेरे वाइफ के नाम में रेंट देना, आप मेरे वाइफ के अकाउंट में आप ये रेंट पे करना। वो सोचते हैं कि मैंने इस तरह से कर दिया तो वो रेंटल इनकम मेरी इनकम नहीं है, वो वाइफ की इनकम है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने एसेट को तो वाइफ के नाम में ट्रांसफ़र किया नहीं है, केवल इनकम ट्रांसफ़र करी है। इस केस में रेंटल इनकम हस्बैंड के हाथों में क्लब होगी। मैंने एग्जांपल भी समझाया। माना किसी की टोटल इनकम 3 लाख है, 2 लाख सैलरी इनकम है, 1 लाख रेंटल इनकम है, तो ट्रांसफर सोचता है कि मैं 2 लाख रुपए पर टैक्स दूंगा, लेकिन नहीं, वो 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम भी उसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और उसकी इनकम में क्लब होगी। सेकेंड आता है कि क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है कि एसेट ट्रांसफ़र, हम कहते हैं कि हम बिल्कुल लीगली चलते हैं, एसेट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब 55 लाख की एसेट वाइफ को 10 लाख रुपए पे ट्रांसफ़र करते हैं और उससे आने वाली रेंटल इनकम को सोचते हैं कि अब वाइफ के हाथों में टैक्सेबल होगी, मैं तो सेव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मिस्टर सुलभ ने क्या करा, अपनी एसेट, अपना हाउस प्रॉपर्टी जिससे रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, वो वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि कर सकते हैं। गिफ्ट वाइफ को दिया गया, गिफ्ट टैक्स फ्री है। आप गिफ्ट तो दे सकते हैं वाइफ को, वो टैक्स फ्री है दोनों के हाथों में, लेकिन उस गिफ्ट से जनरेट हो रही है इनकम, उस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट जो हो रही है, वो रेंटल इनकम हस्बैंड मतलब सुलभ के हाथों में टैक्सेबल होगी। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। वो कहता है मैं गिफ्ट नहीं करता हूँ, अब 55 लाख रुपए की एसेट को 10 लाख रुपए में वाइफ को ट्रांसफ़र दिखा देता हूँ, मैंने तो प्रॉपर पेपर्स के थ्रू ट्रांसफ़र दिखा दिया। अब उससे आने वाली रेंटल इनकम वाइफ के हाथों में टैक्सेबल होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो 55 लाख की एसेट आपने 10 लाख रुपए में ट्रांसफ़र की है, इसका मीन्स 45 लाख रुपीज़ आपने कम पर ट्रांसफ़र किया है। उस 45 लाख के प्रपोर्शन में जितना भी रेंटल इनकम आएगी वो सुलभ के हाथों में मीन्स ट्रांसफ़र के हाथों में टैक्सेबल होगी। मैंने अब इसमें भी 2 एग्जाम्पल बनाए हैं। पहले तो आपको समझाया था एसेट के थ्रू। पहला था कि आपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं की, इनकम ट्रांसफ़र कर दी डायरेक्ट। दूसरे में था एसेट ट्रांसफ़र कर दी एज ए गिफ्ट, फिर उस पर इनकम जनरेट कर ली। तीसरा एग्जाम्पल था मैंने एसेट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र करी है। अब फोर्थ एग्जाम्पल है मैंने एसेट नहीं दी, मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी वाइफ के अकाउंट्स में 1 लाख रुपए। उस वाइफ ने उस अमाउंट से एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो इंटरेस्ट हस्बैंड के हाथों में टैक्सेबल होगा, ना कि वाइफ के हाथों में। अब उस इंटरेस्ट को भी वाइफ ने री इन्वेस्ट कर दिया, उस पर भी इंटरेस्ट आ रहा है। जो इंटरेस्ट को री इन्वेस्टमेंट किया है वो वाइफ के हाथों में टैक्सेबल होगा, लेकिन जो एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है वो हस्बैंड के हाथों में ही टैक्सेबल होगा। अब कहते हैं मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, हस्बैंड कहता है
मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, मैं गिफ्ट डीड करता हूँ, क्योंकि गिफ्ट डीड तो मेरी एग्जाम्प्ट है। अब वो क्या करता है, 2 लाख रुपए अपनी वाइफ को एज ए गिफ्ट डीड दे देता है। अब ये गिफ्ट डीड जो भी 2 लाख रुपए हैं वो वाइफ और हस्बैंड दोनों के हाथों में टैक्स फ्री हो गए, क्योंकि गिफ्ट तो टैक्स फ्री है। अब वाइफ क्या करती है, वो जो गिफ्ट मिला है 2 लाख रुपए उसको एफडी में इन्वेस्ट कर देती है। अब एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा हस्बैंड के हाथों में, क्योंकि कोई भी अमाउंट जो गिफ्ट में रिसीव हुई है तो वो उस पर आने वाली कोई भी इनकम हस्बैंड के हाथों में टैक्सेबल होगी, और यदि उस इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट किया जाता है वो सेम वाइफ के हाथों में टैक्सेबल होगा। अब है एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लबिंग प्रोविजन ऑन रेम्युनरेशन इनकम ऑफ स्पाउस। स्पाउस की यदि रेम्युनरेशन इनकम कहाँ से आती है, ऐसी किसी एंटिटी या कंसर्न से आती है जहाँ पे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो भी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न के अंदर आएगा। अब आप कहते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम तो तब समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी के केस में 20% या 20% से ज़्यादा का आपका शेयर है उसमें, और यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो 20% या उससे ज़्यादा का आपका प्रॉफिट में शेयर है, तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, किस किस प्रोविज़न में क्या क्या हमें फॉलो करनी पड़ेंगी कंडीशंस, किस किस में हमारी क्लबिंग ऑफ इनकम आती है। एसएससी इंडिविजुअल है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका, और वो एम्प्लॉय के रूप में काम कर रही है, लेकिन एम्प्लॉय के रूप में उसके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। उस केस में हम टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी वाइफ को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस लगेंगे। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सुलभ एबीसी में पार्टनर है, उसमें उनका 50% का शेयर है। अब सुलभ एम्प्लॉय अपनी वाइफ को बना देते हैं उसमें एज ए मैनेजर, और उन्हें 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देते रहते हैं, तो वो टैक्सेबल सैलरी क्लब होगी। जो भी 70,000 रुपये की सैलरी देंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर सुलभ के हाथों में टैक्सेबल होगी, क्योंकि उनकी वाइफ कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करती हैं, तो वो सुलभ की इनकम मानी जाएगी। अब जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों रेम्युनरेशन मिल रहे हैं, तो किसके हाथों में क्लब होगी, दोनों में से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है दोनों का और दोनों रेम्युनरेशन ले रहे हैं, तो जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी, जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसमें क्लबिंग होगी। ये क्लबिंग फर्स्ट टाइम ही होगी, उसके बाद जब तक एओ डिसाइड पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाता वो इनकम सेपरेट मानी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।